देखते हैं कि दक्कन का पठार क्या कहता है कि इस पठार का जो विस्तार है वो तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। मतलब ये तापी नदी है, इसके दक्षिण में त्रिभुजाकार है। ओके, इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है: दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार। अब हम दक्कन ट्रैप को देख लेते हैं। यहाँ पर पहले महाराष्ट्र में बेसाल चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है, इसीलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक नागपुर तक है। कहाँ तक दक्कन ट्रैप का? कहाँ तक? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। इस पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है। यहाँ से कौन सी नदी अपवाहित होती है? गोदावरी नदी। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में स्थित है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार जो है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिम घाट से संलग्न पर्वतीय, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है जो संलग्न हो रहा है, मतलब चिपक रहा है पश्चिमी घाट से, एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहा जाता है। बाबा बूदान यहाँ की सबसे ऊंची पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्लयानगिरी यानी मुलनगिरी भी कहा जाता है इसे, मुल्लयानगिरी इसकी सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ऑक्सफोर्ड एटलस में कुद्रेमुख को बाबा बूदान की सबसे ऊंची चोटी दर्शाया गया है। इसमें क्या होता है कि किसी मैप में किसी को दर्शा दिया जाता है, किसी मैप में किसी को। जैसे कि ऑक्सफोर्ड में किसे दर्शाया गया है? कुद्रेमुख को, लेकिन है कौन सी? मुल्लयानगिरी। मलनाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहा जाता है। मलनाड से जो लगा हुआ है पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचा पठारी क्षेत्र, उसे मैदान कहा जाता है। जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को, जिसमें जो एवरेज से ऊंचे हैं मैदानी क्षेत्र, उन्हें बंगलुरु का पठार एवं मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पठारी क्षेत्र खनिज संसाधनों से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबा बूदान पर्वतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बाबा बूदान पर्वतीय क्षेत्र किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अपवाह तंत्र है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? मैसूर के पठार में। कौन से पठार में? मैसूर के पठार में। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसे योग या गरसप्पा जलप्रपात कहा जाता है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। यह गोरसप्पा या योग या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कितने मीटर? 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि शिमोगा जिले, कर्नाटक का कौन सा जिला? शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है ये? वाराही नदी पर। कहाँ पर है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कितना है? 455 मीटर ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि आंध्र का पठार। आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार, तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहा जाता है, जहां वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है। जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये कृष्णा नदी जा रही है हमारी, इसके ऊपरी क्षेत्र को कौन सा पठार कहा जाता है? तेलंगाना का। और नीचे वाला इसके रायलसीमा का पठार। तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। तेलंगाना जो है, इसके जो पठार का जो ऊपरी हिस्सा है वो तो पठारी है, लेकिन जो ये नीचे का ये दक्षिणी हिस्सा है जहाँ से कृष्णा नदी टच करती हुई जा रही है, ये उपजाऊ मैदान है। तो उपजाऊ क्यों? क्योंकि नदी जा रही है, इसलिए उपजाऊ है।
कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य कोलेरू झील अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि कौन सी है? कोलेरू झील। कहाँ पर है? कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के बीचों बीच में है। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या इलायची तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियाँ आती हैं। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन? केरल, तमिलनाडु। दक्षिण में यही तो है, इस साइड केरल, इस साइड तमिलनाडु, तो इन दोनों के बीच आएगी नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या इलायची कहा जाता है इसे, तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी की पहाड़ियाँ आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। जबकि माकुर्ती इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची डोडा बेटा नीलगिरी की और दूसरी माकुर्ती। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उड्डमंगलम या फिर ऊटी कहाँ पर है? नीलगिरी में ही अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी 2629 मीटर जो है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की अनाईमुडी। जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु पर्वतीय क्षेत्र है। इसका क्या मतलब है? कार्डमम जो पर्वत श्रेणी है वो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र, मतलब जो भारत का जो सबसे दक्षिण में पर्वतीय क्षेत्र है वो कौन सा है? वो कार्डमम है। कार्डमम पर्वत क्षेत्र है। यह केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा। नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच कौन सा? पालघाट दर्रा स्थित है, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ये हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है, जो पलक्कड़ तथा कोयम्बटूर को जोड़ता है। जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच कौन सा है? सैनकोटा दर्रा, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाइकनाल कौन सा स्थल? कोडाइकनाल पालनी पहाड़ियों में ही स्थित है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी यानी साइलेंट वैली सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। अब देख लेते हैं हम पलक्कड़ और कोयम्बटूर को कौन जोड़ रहा है? पालघाट दर्रा। पाल से पलक्कड़, पा से पालघाट, पा से पलक्कड़, पा से पालघाट दर्रा, पा से पलक्कड़, पा से पालघाट दर्रा। पलक्कड़ और कोयम्बटूर को दोनों को कौन जोड़ रहा है? पालघाट दर्रा। और ये है कहाँ पर? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। ऐसे ही हम देखते हैं तिरुवनंतपुरम और मदुरै, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? सैनकोट दर्रा। तिरुवनंतपुरम और मदुरै को सैनकोट दर्रा। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है कि पर्वतों के नाम हैं और उनकी अवस्थिति है, लेकिन ये आगे पीछे है। लेकिन मैंने जो लिखा है ये चीज़ जो लिखी है मैंने, ये एक अवस्थिति में लिखी है। सबसे ऊपर पालकोंडा, उसके नीचे वैलीकोंडा, फिर नल्लामलाई, फिर पालनी, फिर शेवराय, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और सबसे नीचे कार्डमम। ये लाइन से याद करी है मैंने। पालकोंडा, वैलीकोंडा, नल्लामलाई, पालनी, शेवराय, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। ओके, जैसे कि मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है। पाल वैली नल्ला पाल, पाल वैली नल्ला पाल, पाल वैली नल्ला पाल, शेवा जवान नील अनकार्ड। पाल वैली नल्ला पाल, शेवा जवान नील अनकार्ड। पाल पालीकोंडा, वैली वैलीकोंडा, नल्ला नल्ला मलाई, पाल पालनी, शेव शेवराय, जवान जवादी, नील नीलगिरी, अन्नामलाई कार्डमम। ओके, अब हम इसके बाद देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो अरब सागर के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 1000 से 1300 मीटर है। महाबलेश्वर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं।
यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने, कहाँ पर, उत्तर में ऊपर की ओर तापी नदी के मुहाने, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पे लगता है। तापी नदी के मुहाने से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। कहाँ तक, कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, ये जो है वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभजन से निर्मित, काय से, गोंडवाना लैंड के विभजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तिरु एवं खड़ा है। एग्जाम्पल मैं बताऊं, एग्जाम्पल ये है, जैसे ये मैदान हो गया पश्चिमी घाट का, और हमने जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि इसका जो ढाल है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। जैसे ये पश्चिम, ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है ढाल, और इधर ये तिरु एकदम खड़ा हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तिरु एवं खड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है। जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। ये जो ढाल है ये मंद कम है बिल्कुल, और एक सीढ़ी नुमा की तरह है। महाबलेश्वर के पास से ही गोदावरी, भीमा तथा कृष्णा नदियों का उद्गम स्थान है। गोदावरी, भीमा और कृष्णा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, महाबलेश्वर। यहाँ की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वारनमुद यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये मैं आगे बताऊंगा कि एस्चुरी या ज्वार नदमुख होता क्या है। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता की श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं दर्रों को कि कौन सा दर्रा किसे मिलाता है वो एक ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। अब देखते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे। थालघाट दर्रा क्या करता है, ये महाराष्ट्र में है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक को कौन जोड़ता है, थालघाट दर्रा, तो मुंबई और नासिक को। ऐसे ही भोघाट दर्रा क्या करता है, ये भी महाराष्ट्र में है, ये मुंबई तथा पुणे को जोड़ता है, मुंबई तथा पुणे को जोड़ता है। और पालघाट दर्रा क्या करता है, ये केरल में है, पलक्कड़ तथा कोयम्बटूर को जोड़ता है। ये नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और सैनकोट दर्रा क्या करता है, सैनकोटा गैप केरल में है, ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई को। तो मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो थी महाभोताल, महाभोताल, महाभोताल। महा से महाराष्ट्र में, भो से भोघाट और थाल यानी थालघाट दर्रा, यानी कि ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, ये महाराष्ट्र में हैं। ओके। पालघाट केरल पार, केरपाल, केरपाल, ये ट्रिक है हमारी, केरपाल यानी केर से केरल, पाल से पालघाट दर्रा। और दूसरी ट्रिक है केरल सैन तिरुमा, केरल सैन तिरुमा, केरल सैन यानी सैनकोटा दर्रा, और तिरुमा यानी तिरुवनंतपुरम, और मा यानी मदुरई। ओके। अब पश्चिमी घाट की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं क्रम से, कौन सी, क्रम से मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो पहाड़ियां हैं उन्हें देख लेते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची यानी इन्हें कार्डमम भी कहा जाता है। तो इसकी ट्रिक है नील अन्ना कार्ड, नील अन्ना कार्ड, नील अन्ना कार्ड, नील अन्ना कार्ड, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम यानी इलायची। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट बचा हुआ है हमारा, हम पश्चिमी घाट पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हम पढ़ ली हमने, नील अन्ना कार्ड पश्चिमी घाट की पढ़ ली हमने। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट। भारत का पूर्वी घाट एक सतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कहाँ से, उत्तर में उड़ीसा और दक्षिण में तमिलनाडु तक। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पलार आदि बड़ी नदियां द्वारा विच्छेदित होकर एवं अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम, लगभग 1100 मीटर है। कम है, अपेक्षा कम है, पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी घाट जो है अधिक ऊंचा है और पूर्वी घाट नीचा है। तो ढाल किधर होगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ होगा। पूर्वी घाट के माध्यम में दो समांतर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलिकोंडा और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या सही है। ये इस साइड जो है ये वेलिकोंडा है, इसके पश्चिम में पालकोंडा पाई जाती है।
पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तिरव ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिसे जवादी, शेवराय तथा अन्य पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है, जो अंत में नीलगिरी में जाकर मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम कैसे क्रम है। ये उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे तक का क्रम है। तो हमने जो ट्रिक बनाई है इसकी, नल्ला कोंडा नगारी आंध्र, नल्ला कोंडा नगारी आंध्र, ये हमारी ट्रिक है। नल्ला कोंडा नगारी आंध्र, नल्ला कोंडा नगारी आंध्र, नल्ला मलाई, वैलीकोंडा, पालकोंडा, नगारी, नल्ला मलाई, वैलीकोंडा, वैलीकोंडा और पालकोंडा कोंडा में ही आ गए, और नगारी आंध्र। इसका आंध्र का मतलब है कि ये आंध्र प्रदेश में है। ये नल्ला मलाई, वैलीकोंडा, पालकोंडा और नगारी ये आंध्र प्रदेश में है। इससे नीचे आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देख लेते हैं। ये हमारी जो ट्रिक है, जवा शिव पंच सुरुमल, जवा शिव पंच सुरुमल, जवा शिव पंच सुरुमिल, मिल मतलब तामिल, तमिलनाडु से आ जाता है। जवा शिव पंच सुरुमिल, जवा यानी जवादी पहाड़ी, शिव यानी शिवराय की पहाड़ी, पंच यानी पंचमलाई, सुरु यानी सुरुमलाई। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि तटीय मैदान को देखेंगे। अब इसके बाद जो तटीय मैदान है वो भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, पूर्व एवं पश्चिम दोनों पर्वत श्रेणी, प्रायद्वीपीय भारत की दोनों पर्वत श्रेणी तथा समुद्र तट के मध्य फैला हुआ है। जैसे कि ये पर्वत श्रेणी है और ये समुद्र है, इसके जो बीच का क्षेत्र है ये है तटीय मैदान। ओके, इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों के द्वारा अवसादों के जमाव से हुआ है। जैसे कि ये पहाड़ है, पर्वत श्रेणी है, ये समुद्र है, समुद्र में लहरें आएंगी तो पानी यहाँ तक आएगा, साथ में अवसाद जितने भी होंगे निक्षेपण करेंगी, जमा रेत बालू मिट्टी वगैरह वगैरह A to Z लाएंगी, तो इससे ये मैदान का निर्माण हो गया है। इसी मैदान को तटीय मैदान कहा जाता है। इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान। जो पश्चिम की तरफ है भारत के वो पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र पर है तो वो पूर्वी तटीय मैदान हो गया। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिम घाट तथा अरब सागर के तट के बीच, पश्चिम घाट और अरब सागर, जो पश्चिमी घाट है हमारा पर्वत श्रेणी है वो, और अरब सागर जो है उसके बीच का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। जैसे कि इसमें है कि पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक है। तो हमारी ट्रिक है, गुजरात को कन्नड़ मार, गुजरात को कन्नड़ मार यानी गुजरात से शुरू होगा, को यानी कोंकण तट, कन्नड़ यानी कन्नड़ और माल यानी मालाबार तट, जो कि केरल तक कहलाता है। पश्चिमी तटीय मैदान को भी हम चार भागों में बांट सकते हैं दोबारा से। गुजरात का मैदान या तट, गुजरात का तटीय क्षेत्र, जैसे कि इसके अंतर्गत कच्छ, कठियावाड़, सौराष्ट्र का तटीय मैदान आ जाता है। कोंकण का मैदान तट दमन यानी महाराष्ट्र से गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण का, और कन्नड़ का मैदान या तट गोवा से मंगलुरु तक। तो इसमें क्या होगा, दमन और गोवा के बीच का जो क्षेत्र है वो कोंकण कहलाएगा, गोवा और मंगलुरु के बीच का जो क्षेत्र है वो कन्नड़ कहलाएगा, मंगलुरु और कन्याकुमारी के क्षेत्र का मालाबार। तो हमारा जो ट्रिक थी क्या है, गुजरात को कन्नड़ मार, यानी गुजरात से शुरू होगा, को यानी कोंकण, कन्नड़ तो कन्नड़ है ही, माल यानी मालाबार तट। इसमें क्या है कि मालाबार का तट जो है मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच में है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है और जो दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। गुजरात में तो ये सबसे चौड़ा है, लेकिन जब हम दक्षिण में तमिलनाडु की तरफ, केरल की तरफ चलेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती चली जाती है। लेकिन केरल में जाकर ये दोबारा से चौड़ा हो जाता है, केरल में जाकर क्या होता है, ये दोबारा से चौड़ा हो जाता है। कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान आदि वनों की अधिकता है। साल तथा सागवान की अधिकता कहाँ पर है, कोंकण के मैदान पर, तटीय मैदान पर। कन्नड़ के तटीय मैदान में प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण जो है वो प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसाला, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। मालाबार के तटीय मैदान में कयाल यानी लैगून पाए जाते हैं, कयाल यानी के लैगून पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने,
अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ पर्यटन स्थलों में भी किया जाता है। केरल के पुन्नमादा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली, जो कि एक नौका दौड़ है, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। केरल के पुन्नमादा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ जो है, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ये अधिक कटा-फटा होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ये अधिक कटा-फटा होने के कारण पत्तन तथा बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थितियां प्रदान करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान जो है, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी घाट की जो पर्वतमाला है और बंगाल की खाड़ी का जो पानी है, समुद्र, इसके बीच का जो मैदान है, इसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक होता है। पूर्वी तटीय मैदान या घाट को हम 3 भागों में बांट दिया जाता है: उत्कल, उत्तर सरकार, कोरोमंडल तट। उत्कल तट जो स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच है, स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच है। उत्तरी सरकार तट जो महानदी से कृष्णा नदी के बीच है, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में है। और कोरोमंडल तट जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की खेती अधिक होती है। किसकी खेती? चावल की खेती अधिक होती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी एवं कृष्णा नदी के डेल्टा में कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील किसमें स्थित है? गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टे में। चिल्का एवं पुलिकट लैगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी ना बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये मैं बताऊंगा कि एस्चुरी और डेल्टा होता क्या है। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा कौन कौन से हैं? महानदी का डेल्टा जो उड़ीसा में बनता है, और गोदावरी का डेल्टा जो आंध्र प्रदेश में बनता है। इसकी ट्रिक क्या है? महाउड़ी महाउड़ी महाउड़ी, गोंदा अंधा गोंदा अंधा गोंदा अंधा, यानी गोदावरी आंध्र प्रदेश, महानदी उड़ीसा। और कृष्णा नदी कहाँ पर डेल्टा बनाती है? आंध्र प्रदेश में। तो किशन अंधा किशन अंधा किशन अंधा, कावेरी मिल कावेरी मिल कावेरी मिल, कावेरी नदी तमिलनाडु में, तो मिल यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं कि भारत के द्वीप समूह भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह तथा अन्य द्वीप जो समूह हैं वो निम्न हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। अन्य द्वीप कौन कौन से हैं? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, पंबन द्वीप आदमपुर पार, न्यू मोरे द्वीप बंगाल में है ये, अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप ये उड़ीसा में है, मांजुली नदी द्वीप ये ब्रह्मपुत्र की नदी पर है। अब हम सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ये लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के ही भाग है। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी हुई है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ पर अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है। अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है और ऐसे ही निकोबार में भी काफ़ी द्वीप है। अब हम अंडमान को देख लेते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। सबसे ऊपर हम टिक के साथ भी देख लेते हैं, थोड़ा सेंस लगाकर। सबसे ऊपर कौन सा होगा? उत्तरी, उत्तर दिशा होती है तो उत्तरी अंडमान। मध्य में कौन सा होगा? मध्य अंडमान। और दक्षिण में सबसे दक्षिणी अंडमान। और लिटिल अंडमान तो नीचे है ही। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी जो अंडमान उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर? सैडल 738 मीटर ऊंची अंडमान में है। ये मैंने निशान लगा रखा है। उत्तरी अंडमान में है सैडल जो सबसे ऊंची है। माउंट डियावोली मध्य अंडमान में है। डियावोली कहाँ पर है? मध्य में। डियावोली
माध्य में है जो कि 515 मीटर है। और कोयोब ये दक्षिण अंडमान में है, दक्षिण अंडमान में कोयोब है जो 460 मीटर है। और माउंट थुल्लर ये ग्रेट निकोबार में शामिल है। तो हमने देखा कि उत्तरी अंडमान में सैडल है, माध्य में डियाबोली है और दक्षिण में कोयोब है। ओके, हम एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, ये कोको द्वीप, सबसे ऊपर कौन सा, कोको द्वीप, उसके नीचे उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्वालामुखी भी है। उत्तरी अंडमान में नारकोंडम सुबुत ज्वालामुखी है और माध्य में बैरन द्वीप, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास शामिल है। ओके, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर दक्षिण अंडमान में, इस जगह। यहीं पर प्रसिद्ध कोको स्ट्रेट अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। कोको स्ट्रेट कहाँ पर है, कोको स्ट्रेट में दिखा देता हूँ आपको। यह है कोको स्ट्रेट, उत्तर अंडमान से ऊपर कोको स्ट्रेट, ये रास्ता। ओके, कोको स्ट्रेट अंडमान के उत्तर में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। जो मैंने वो द्वीप दिखाया अभी, कोको द्वीप किसका है, वो ये म्यांमार का है। ये जो कोको द्वीप दिख रहा है आपका उत्तरी अंडमान के ऊपर, ये कोको द्वीप जो दिख रहा है ये वर्मा का यानी म्यांमार का द्वीप है। ओके, इसके बाद देखते हैं हम कि दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा, डक्कन पास पाया जाता है। ओके, मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान कौन सा है, यह है मध्य अंडमान के पूर्व में यानी पूरब की ओर बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप, ये है बैरन द्वीप इसके पूर्व में, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम है जो एक सुबुक्त ज्वालामुखी है, यह है। निकोबार में भी कई द्वीप समूह हैं, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। जैसे कि अंडमान में इतने द्वीप हैं, ऐसे ही निकोबार में भी हैं, जैसे कि कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ओके, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा किसका है, सुमात्रा है इंडोनेशिया का, सुमात्रा इंडोनेशिया का है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच ऐसा कौन सा द्वीप है, मतलब भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जो इंडोनेशिया से के बहुत निकट है, तो कौन सा है, सुमात्रा के पास कौन सा है, ग्रेट निकोबार। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु था, मतलब दक्षिण में बिंदु था, भारत का सबसे नीचा बिंदु जो सा था, वो 2004 की सुनामी के कारण ये जल में डूब गया। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है वो पिग्मेलियन पॉइंट भी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी, मतलब अंडमान तथा निकोबार इन सब द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान के स्थित में है। कहाँ पर, उत्तरी अंडमान में। माउंट थुलियर अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ऐसे याद कर सकते हैं, निकोथू 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 यानी निकोबार यानी थुलियर। यहाँ जारवा तथा शाम्पेन आदि जनजातियों के लोग आज भी अपनी आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। कौन सी जनजाति, जारवा तथा शाम्पेन। वर्ष 2016 की लोक 16वीं वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार शैम्पेन जनजाति ने मतदान किया था। वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार शैम्पेन जनजाति ने मतदान किया था। अब हम देखते हैं कि लक्षद्वीप अरब सागर में पिरवाल भित्तियों के द्वारा बना हुआ द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है, ये लक्षद्वीप। और किससे बना है, पिरवाल भित्तियों से। यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36। इनमें से केवल 10 ही द्वीप आबाद हैं, मतलब जहाँ पर इंसान जीवन यापन कर रहा है ऐसे खाली 10 हैं बस। 36 में से 10 द्वीप हैं ऐसे।
कावरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से यानी कि मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, 9 मिनी लक्ष्य, 9 मिनी लक्ष्य, 9 मिनी लक्ष्य, 9 मिनी लक्ष्य, यानी 9 डिग्री मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये मिनिकॉय अन्य स्रोतों से एंड्रॉयड यानी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन कर रहा है अलग, 8 डिग्री चैनल। अन्य द्वीपों को देख लेते हैं, जैसे कि अब अन्य द्वीपों को देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला है श्रीहरिकोटा। ये आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है। इस द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य की दोनों की सीमाओं पर स्थित है। अब देखते हैं पंबन द्वीप। ये आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है तथा भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वर स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। अब देखते हैं न्यू मोर द्वीप। यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिस कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इसे दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जो है वो जलमग्न अवस्था में है। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा के सागर तट से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप पुराना नाम है, नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप। इसका प्रयोग भारत के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम में बसा है। ये अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या का साधन है। हाल ही में मांजुली को आसाम का 35वां जिला घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही ये देश का पहला द्वीपीय जिला बन गया। अन्य संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। कच्छ की खाड़ी अलग करती है कच्छ तथा काठियावाड़ के प्रायद्वीप को। खंबात की खाड़ी अलग करती है काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से। नर्मदा तथा तापी नदियों के मुहाने पर स्थित द्वीप कौन कौन से हैं? आलियाबैत और खादियाबैत। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर का ही भाग है। वेलिंगटन द्वीप जो है वो कोच्चि शहर का ही भाग है। इसमें देख लेते हैं, आलिया नरम है, खादिया तापी है। आलिया नरम है, खादिया तापी है, मतलब आलिया द्वीप नर्मदा नदी पर, खादिया द्वीप तापी नदी पर है। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर का ही भाग है, यानी केरल का ही भाग है। भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? वो लद्दाख है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अडाईमुडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अडाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अडाईमुडी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में है। अन्य स्रोतों से जिंदागढ़ भी कहलाती है। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित हैं। गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? वो उड़ीसा में स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई। कलसुबाई है। भारत के हिमालय राज्य हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, असम है, पश्चिम बंगाल है। हिमालयी राज्य जहाँ पर हिमालय होकर गुजर रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय मरुस्थल को। 25 सेमी वार्षिक वर्षा या उससे कम वाले वर्षा क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के टिब्बों से डंका एवं तरंगित मरुस्थलीय मैदान है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। और इसी थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, गुजरात प्रांत में भी फैला हुआ है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो मरुस्थल है वो थार का ही मरुस्थल है। ढाल के आधार पर थार के मरुस्थल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी भाग जिसका ढाल जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रन की ओर है। कच्छ के रन को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। ये क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है। हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है।
इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। अधिकांश नदियां अंतः स्थलीय प्रवाह का प्रतिरूप का उदाहरण है। अंतः स्थलीय मतलब ये सागर में नहीं जाती, ये बीच में ही लुप्त हो जाती हैं। लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, लेकिन यहाँ की धरातलीय स्थलाकृति भौतिक अपक्षय एवं पवनों के द्वारा निर्मित होती है, जैसे रेत के टीले, बरखान तथा छत्रक। ये रेत के टीले, बरखान तथा छत्रक होते क्या है, हम इसे स्थलाकृति विज्ञान में पढ़ेंगे। ओके, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, भारत का विभाजन। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे।